कांग्रेस ने आम आदमी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक मुहिम छेड़ी तो ये लोग घबरा गए। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग भी हुआ। ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री पे, हमारे मंत्रियों पे अनावश्यक छापे डाले गए। बीजेपी के एक्टिव दिखते हैं, है नहीं, जनता के मुद्दे नहीं उठाते हैं। ये दूसरे कोई मुद्दे हैं उन पे बात करते हैं। हमारी सरकार के टाइम में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में और या उससे पूर्व अनेकों फैसले हम बता सकते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं विजय जहांगीर का, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभावी सचिव हैं। आज हम उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। कांग्रेस में क्या कुछ आपने कमियां देखी 2.5 साल में जिसको बेहतर किया जा सकता? नहीं, कमियां नहीं है। सरकार कह रही है कि ये जो विपक्ष है सबसे कमजोर विपक्ष है। उनके पास क्या पैमाना है? हमारा पार्टी का कार्यकर्ता सड़क से लेके सदन तक सक्रिय है। कांग्रेस सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है, पब्लिक इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट उसमें आता है। सेलेक्टिव क्या, हम तो हर उस मुद्दे को लेते हैं जिससे जनता का हित जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन पे सवाल उठते हैं कि साहब कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये सवाल उठा कौन रहा है? हमें तो दिखाई नहीं देता कोऑर्डिनेशन। कल हमारी मीटिंग हुई। अच्छा, राहुल गांधी जिस वर्ग के पास जाते हैं वैसे ढल जाते हैं। बीजेपी कहती है फैब्रिकेटेड है चीजें, प्लांट करके सब चीजों को किया, इवेंट बनाया जाता है। जिस सक्रियता से, जिस तरीके से लोग राहुल गांधी जी को ले रहे हैं अपनेपन के बीच में, उसे भारतीय जनता पार्टी के लोग भयभीत हैं। राहुल गांधी आधे समय भारत देश से बाहर रहते हैं, कहाँ रहते ये तलाशा जाता है राजनीति में। उन पे बात करने की, डिबेट करने की सामर्थ्य नहीं है, तब ये दूसरे मुद्दे लाते हैं जो मुद्दे हैं ही नहीं। ये व्यक्ति का जीवन है। दीपक बैज कैसे काम कर रहे हैं? 10 में से कितना नंबर देंगे? मेरे पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं तो 10 के 10 ही दूंगा ना। नया पीसीसी अध्यक्ष किस वर्ग से हो? अभी तो कोई बात ही नहीं। अब दीपक भाई जी काम कर रहे हैं, अभी तो ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई ना। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक ऐसे प्रभारी सचिव जो पिछले 2.5 साल से छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन को तराशने का काम कर रहे हैं। लगातार पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने, संगठन की शक्ति, संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। जी हां, हम चर्चा कर रहे हैं विजय जहांगीर का, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभावी सचिव हैं। आज हम उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। पिछले 2.5 साल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस को आपने कैसे देखा? आप क्या समझ रहे हैं कि कांग्रेस क्या है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस नीचे तक कह सकते हैं, गांव से लेके, ढाणी से लेकर वार्ड में बड़े सक्रिय हैं। और यह राजनीतिक सूझबूझ के लोग हैं। वो राजनीति को भी समझते हैं और राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भाग भी लेते हैं। बहुत छोटा प्रदेश है हमारा, 90 विधानसभा का। आप राजस्थान से आते हैं, उस हिसाब से कांग्रेस में क्या कुछ आपने कमियां देखी 2.5 साल में जिसको बेहतर किया जा सकता है? नहीं, कमियां नहीं है। कमियां होती तो हम 67 सीटें जीत के 15 साल के भारतीय जनता पार्टी का जो शासन था और किस प्रकार से उन्होंने शासन किया था वो सब जानते हैं। उसके बावजूद, जिसमें 2013 में हमारे नेताओं की एक लाइन खत्म हो गई थी, उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे नेताओं ने संघर्ष किया और 67 सीट जीत के अप्रत्याशित जीत हमने हासिल की थी। ये तो था, तो कमजोर तो हम है ही नहीं। किंतु जब सरकार आती है तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की आशाएं, अपेक्षाएं बहुत थी। 15 साल के शासन के बाद में सत्ता में आए, फिर बीच में कोरोना काल आ गया, नोटबंदी भी बीच में, नोटबंदी तो पहले का था, कोरोना काल आ गया। कोरोना काल ने 1.5 से 2 साल में कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में संवाद नहीं हो पाया। वो भी एक कारण रहा। और हमारे कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षाएं ज्यादा थी, तो कई कारण रहे। और कार्यकर्ता फिर एक, जब प्रचंड बहुमत से सरकार आती है तो कार्यकर्ता ये मान लेता हम तो जीत ही रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो उतनी मेहनत नहीं कर पाता जितनी हमें करने की आवश्यकता होती है। लेकिन हर ऑब्जर्वेशन ये कह रहा था सर कि कांग्रेस जीत रही है, जीतती हुई कांग्रेस हार गई। बुरा तो लगा होगा। क्या आप लोगों ने समीक्षा भी की? लगातार समीक्षा हुई, कमेटी बनी समीक्षा होने के लिए। क्या कुछ बिंदु निकल के आए समीक्षा के बाद कि क्यों हार गई कांग्रेस? हमें ये विश्वास था जनता की नब्ज से भी, हमारी सरकार ने जो काम किए थे उनके आधार पे, कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। किंतु जब चुनाव के पहले हम गए तो हमें लगा कि भाई कंपटीशन है, क्योंकि जब हर विधानसभा का एक अलग गणित होता है, विकास कई अलग मायने होते हैं और चुनाव लड़ने के दूसरे मायने होते हैं। कहीं न कहीं अति उत्साह, मैं कहूँगा अति उत्साह
अति आत्मविश्वास, कोई मैं व्यक्तिगत रूप से कारण मानता हूं, क्योंकि कोई वर्ग ऐसा नहीं था जो विकास से अछूता रहा हो। और हमारे मुख्यमंत्री से, हमारे शासन के लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन था, ऐसा मैंने देखा है। मैं छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां नेताओं में आपसी रिश्ता है। भैया कहते थे, कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, भैया। किसी प्रदेश में नहीं है, सर है, साहब है। तो इसमें एक आत्मीयता का रिश्ता था, दूरियां तो दिखाई दे ही नहीं रही थी। किंतु मैं तो ये मानता हूं अति आत्मविश्वास, और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक दो इश्यू है उनको धर्म और जाति से जोड़ के बदनाम करने का भी प्रयास किया। साथ ही साथ सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग भी हुआ, ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री पे, हमारे मंत्रियों पे और उनके कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों पे अनावश्यक छापे डाले गए। एक ऐसी स्थिति बनाने का प्रयास किया गया देश और प्रदेश में कि कांग्रेस के लोग अवांछित गतिविधियों में शामिल हैं। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि 2023 में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ उसके पीछे बड़ी वजह रही कांग्रेस की सरकार का भ्रष्टाचार, कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, इस वजह से सत्ता से बेदखल हो गई। देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रम फैलाने में और इस धार्मिक बातें करने में बड़े शिद्दत है इनको। आप 1.5 साल का शासन देख लीजिए, हमारे शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी। रोजगार की बात लेके आते, युक्तिकरण के माध्यम से देख लो कितने स्कूलें बंद करने की साजिश है। रोजगार देने की बात छोड़ो, रोजगार कम करने के अवसर हैं। आप रोजगार ही कम नहीं कर रहे हो युक्तिकरण के माध्यम से। आप सरकारी स्कूलों में, जो गांव में है, जो साधारण मोहल्लों में है, गांव के सरकारी स्कूल में कौन पढ़ते हैं आज के दिन? गांव का आदमी, साधारण आदमी। वो दलित भी हो सकता है, पिछड़ा भी हो सकता है, अगड़ा भी हो सकता है, गांव ढाणी में रहने वाला किसान भी है। कहीं न कहीं उनकी शिक्षा को हम गुणवत्ता कमजोर नहीं कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि विषय विशेषज्ञ शिक्षक की नियुक्ति करनी चाहिए थी। जैसे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, गांव में पढ़ने वाले बच्चे भी साइंस के टीचर उनको मिले, अंग्रेजी के टीचर उनको मिले। कहाँ हमारी सरकार थी जो आत्मानंद स्कूलों के माध्यम से हम उच्च गुणवत्ता की अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देना चाह रहे थे, जिसमें अच्छी अच्छी लेबोरेटरीज हैं, देखते आप। और कहाँ ये इनकी नीति है? आप देखिए ना, इनकी करनी कथनी में फर्क है। आप उस वक्त छत्तीसगढ़ में प्रभारी सचिव बन के आए जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, और इस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं है। उस वक्त के संगठन और अभी के संगठन में कितना फर्क आप देखते हैं? देखो, जब सरकार होती है तो कार्यकर्ता अपने आप को सत्ता का भागीदार मानता है। एक्टिव उस टाइम भी कार्यकर्ता था, किंतु आज कार्यकर्ताओं को लगता है कि हम थोड़े और काम कर लेते तो हम सरकार में होते। तो परिस्थितियां तो भिन्न होती हैं, चुनौतियां भी होती हैं, क्योंकि हम जनता की आशाएं अपेक्षाओं पर उतर नहीं सकते हैं। शासन के माध्यम से हमारे पास करने को कुछ होता नहीं है, किंतु प्रतिपक्ष की भूमिका में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, यहाँ के नेता मुख्य रूप से जनता के बीच में हैं। अभी देखा, खाद्य के मामले में हमारे कार्यकर्ताओं ने बिना आह्वान के स्वयंस्फूर्त आंदोलन लिया है, सहकारी समितियों के माध्यम से दबाव बनाने का काम किया है। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, हर वो मुद्दा जो जनता के हित में है, कांग्रेस पार्टी बिना राजनीतिक लाभ को देखते उठाती है। वो देख लो ना, जिस प्रकार से वो वनों की कटाई हो रखी है, रायगढ़ में किस प्रकार से लोगों को उजाड़ दिया गया, उस मुद्दे पे भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे नेता मुखर हैं। हम जनता के मुद्दों के लिए और जनता के हित में कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। सरकार कह रही है कि ये जो विपक्ष है सबसे कमजोर विपक्ष है। आप प्रभारी सचिव हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। नहीं, उनके पास क्या पैमाना है? यदि हम कमजोर विपक्ष होते तो क्या सत्ता के जिस प्रकार का उन्होंने काम कर रहे उनकी आवाज उठाते? कमजोर वो होते हैं जो आवाज नहीं। हमारा पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी सक्रियता से जनता के हितों के लिए और जनता के हितों की रक्षा के लिए और उनके मुद्दों के लिए सड़क से लेके सदन तक सक्रिय है। सदन का आपने जिक्र किया, विगत दिनों ये बात निकल के सामने आई, कितनी सच्चाई है आप लोग जानते हैं, कि कांग्रेस सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है, मुद्दों को चुन चुन के पॉलिटिक्स करती है। पब्लिक इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट उसमें आता है, केवल नेताओं के इंटरेस्ट उसमें दिखते हैं। नहीं, ये बात नहीं। ये सवाल हमारे
राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट जी से आप ही के संवाददाता ने पूछा था, ये समझ में सेलेक्टिव क्या, हम तो हर उस मुद्दे को लेते हैं जिससे जनता का हित जुड़ा हुआ है, चाहे वो कानून का हो, शिक्षा का हो, किसानों का हो, धान खरीदी का हो, हंसदेव में जो जंगलों की कटाई हो रही है, आदिवासियों को बिना बात पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, हर उस मुद्दे पर जनता के साथ कांग्रेस है। कोई सिलेक्टिव, जनता का मुद्दा ही हमारा मुद्दा है। हमारा राजनीतिक इंटरेस्ट यही है कि छत्तीसगढ़ की जनता को हम सरकार से प्रताड़ित नहीं होने दें और इनके खिलाफ जो फैसले हैं उनको रोकने का काम करें। कितनी चुनौती का सामना करना पड़ा है आपको संगठन को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि सरकार नहीं है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है सरकार ना रहने के बाद। कितनी चुनौती, बस्तर से लेकर सरगुजा तक काफी लंबा सफर है। नहीं, दो बातें हैं, सरकार और संगठन दो अलग अलग चीजें हैं। संगठन का काम पार्टी की रीति नीति कार्यक्रम सिद्धांत, और सरकार में जब हम होते हैं तो सरकार के काम जनता के बीच पहुंचाने का काम होता है। तो संगठन के लोगों को सरकार से कोई ऐसी असुविधा नहीं होती। हाँ, एक निश्चित रूप से होता है, एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है कार्यकर्ताओं को कि हमारी सरकार है तो हम जनता के वाजिब काम है वो करवा पाते हैं, उसमें सुविधा रहती है। किंतु संगठनों से सरकार आती है, तो इसलिए मेरी मत विभिन्नता है इस मामले को लेकर। सरगुजा, क्योंकि हम 2023 चुनाव परिणाम का जिक्र कर रहे हैं, सरगुजा संभाग में 2018 में रिकॉर्ड बना, कांग्रेस सभी 14 सीटों पे जीत गई। 23 में रिकॉर्ड पलट गया, कांग्रेस सभी 14 सीटों पे हार गई। उसमें कई राजनीतिक कारण भी होते हैं, सामाजिक कारण भी होते हैं, और जो मैंने कहा ना, अति आत्मविश्वास भी था। हमारे 3-4 नेता कितने वोटों से आ रहे हैं? टीएस सिंहदेव बहुत कम मार्जिन रहा, लगभग 90-92 वोटों से। खेल साय सिंह जी का मार्जिन को बड़ा ज्यादा नहीं था, राम पुकार सिंह जी 250-300 वोटों का था। इसका ये मतलब नहीं, मार्जिन कम था, किंतु कई बार अति आत्मविश्वास, मैंने कहा ना, अति आत्मविश्वास, हम तो जीत ही रहे हैं, थोड़ा उसका नुकसान भी हुआ है, मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से। वरना हमने इतने काम किए हैं, कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसको कांग्रेस ने अछूता छोड़ा विकास से, सबको साथ लेके चला था। अच्छा, जब बीजेपी की सरकार आई तो आप लोग, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि लगभग 19 कामों को सरकार ने बंद कर दिया, कांग्रेस के समय के कामों को। कैसे देखते हैं उसे आप, कैसे जनता का हित हो? जनता का आप, और तो आप देखेंगे, एक तो मनरेगा को ले लीजिए, कितने बैरिकेड लगा दिए। आप तुलना कीजिए ना, आप मीडिया के साथी हैं, आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। हमारी जब सरकार मनरेगा लागू हुआ तब हमारी रोजगार गारंटी योजना थी, ये तो कि ये 100 दिन का रोजगार हर व्यक्ति को देना ही है। उनमें कितने बैरिकेड सरकार लगा दी, रोजगार छीनने का काम नहीं तो और क्या है? आप देखिए ना, एक उदाहरण है ये तो, अनेकों योजनाएं। भाई, हमने जनता के, हमारी योजनाएं कोई कांग्रेस पार्टी की योजना ही नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की सोच थी कि छत्तीसगढ़ और देश में सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से और सरकारी कार्यों के माध्यम से हम बराबरी पर, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गांव में रहने वाले हैं, जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको योजनाओं के माध्यम से बराबर के दर्जे पर कैसे, ये हमारी सोच थी। ये कोई पार्टी का एजेंडा थोड़ी था, ये सोच थी हमारी कि सरकार में आएंगे तो हम इन लोगों हितों के लिए काम करेंगे, जब ये कि देश की, प्रदेश की मुख्य धारा में आ सके, अपना जीवन अच्छा कर सके। 11 साल हो गए केंद्र की सरकार को। सरकार, संगठन बीजेपी का आयोजन कर रही है देश भर में कि 11 साल बेमिसाल जैसा। मेरे को आपको 3 ऐसी चीजें बता दूं जिसमें देश में आप परिवर्तन दिखाई देता हूं। हमारी सरकार के टाइम में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में और या उससे पूर्व अनेकों फैसले हम बता सकते हैं। मनरेगा देख सकते हो, शिक्षा का अधिकार भी आप देख सकते हो, भोजन का अधिकार भी आप देख सकते हो। ये 3 चीजें हैं। ऐसा कोई काम, एक कोई काम बता दी जिससे आम जीवन में परिवर्तन आया हो। हाँ, एक काम तो इन्होंने किया कि तानाशाही तरीके से नोट बंद 12 बजे, कोविड थी, महामारी थी, देश की परिस्थितियां देखते, सड़क रेल बंद, कितने लोग पलायन की, क्या स्थितियां थी आप देखिए ना। ये तो आपका भी कर्तव्य बनता है, और लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये 400 सीटें, 400 पार, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ गई। पहले गठबंधन के मित्र दलों का कितना सम्मान था, कितनी पहचान थी, कितनी पूछ थी, आप देख सकते थे। आप देखिए, तो ये नैतिक हार है। सरकार में भले ही आगे हों,
किंतु ये नैतिक हार है इनकी। आपातकाल के 50 साल बाद बीजेपी को आयोजन क्यों करना पड़ रहा है संविधान हत्या दिवस नाम देके? इनसे पूछिए ना, जब देखा कि संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी नित सरकार कमजोर कर रही है और कांग्रेस ने आम आदमी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक मुहिम छेड़ी, तो ये लोग घबरा गए। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। अभी इंडिया अलायंस को शायद विघटन या कहे अलग अलग सब अपने अपनी राजनीति को लेकर बढ़ रहे। अभी उपचुनाव गुजरात और पंजाब में हुए, दोनों जगह में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। क्या कांग्रेस उस ओर बढ़ रही है कि फिर से आम आदमी की तरफ देखा जाए? देखो, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे। आप राष्ट्रीय सचिव हैं। हमारे जो आला कमान है, खड़गे जी, राहुल जी, वहाँ की काल समय परिस्थिति के अनुसार निर्णय होते हैं राजनीति में। राजनीति में कोई सेट फार्मूला नहीं होता है। वो तो लाभ हानि, वहाँ की पॉलिटिकल परिस्थितियाँ क्या कर रही हैं, प्रदेश के नेतृत्व क्या चाह रहा है, इन सब बातों के हिसाब से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में फैसले किए जाते हैं। बिहार का चुनाव है, कई फैसले लिए जा रहे हैं बिहार को लेकर, पॉलिटिकल सिनेरियो भी दिख रहा है, कांग्रेस भी खूब मजबूती से दिखाई पड़ रही है मैदान में। आप कैसे देखते हैं? आप देख लीजिए, बिहार का चुनाव आने दो, रिजल्ट आने दो। ये चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी अलग थलग केंद्र में तो सरकार में है, साथ हैं, किंतु बिहार में किस प्रकार की बातें करते घूम रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सभी सीटों पे लड़ूंगा चुनाव। क्यों लड़ रहे हैं? गठबंधन में है तो वोटों को ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ध्रुवीकरण के माध्यम से आप देख लो, मुस्लिम के नाम पे कोई ना कोई पार्टी आएगी। हैदराबाद वाले नवाब साहब, उनका इन्फ्लुएंस तो है अच्छा बिहार में, पिछला चुनाव देखिए आप। ये मतों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ये आमने सामने की लड़ाई में मुद्दों के आधार पे, बेरोजगारी के लिए, महंगाई पे, इस पे आना नहीं चाहते ना। देश का तात्कालिक मुद्दा है बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई। इसके ऊपर चुनाव वहां की जनता जागरूक देगी ना, परिणाम कांग्रेस के और गठबंधन के हक में आएंगे, ऐसा लग रहा है। पीके इफेक्ट कितना पड़ेगा बिहार चुनाव पे? मैं कह रहा हूं, ध्रुवीकरण करने के लिए सारे वो हथकंडे अपनाएंगे जो इनको अपनाने चाहिए। हमारे गठबंधन साथी और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बड़ी मजबूती से जमीन पे काम कर रहा है। हम वहां के मुद्दों पे लड़ाई, बेकारी, बेरोजगारी, इनके ऊपर हम उनसे सवाल जवाब करें, जवाब है नहीं ना उनके पास। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को बीजेपी क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है? क्यों उनको हमेशा डिमोरलाइज करने की कोशिश करती है? राहुल गांधी विपक्ष के एकमात्र देश के नेता हैं जो संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वो मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति पे टिक नहीं पा रही है। सबसे भयभीत यदि कोई है तो राहुल गांधी से। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग और कमजोर भारतीय जनता पार्टी ने कर सके, इसलिए देश के आम जन को जागरूक करने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। संघर्ष का दूसरा नाम, मैं तो कहता हूं राहुल गांधी सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। यही भारतीय जनता पार्टी जो जातीय जनगणना को खारिज कर रही थी मजबूर होके, मैं तो राहुल गांधी जी के दबाव में और कांग्रेस के दबाव में आके जातीय जनगणना करवाने के लिए मजबूर हुई है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, राहुल गांधी जिस वर्ग के पास जाते हैं वैसे ढल जाते हैं। वो अगर मैकेनिक के पास जा रहे हैं तो उनकी भूमिका में आ जाते हैं, वो किसी कारपेंटर के पास जाते हैं तो उनकी भूमिका में आ जाते हैं। बीजेपी कहती है फैब्रिकेटेड चीजें, प्लांट करके सब चीजों को किया, इवेंट बनाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच है और हमारी नेता की काबिलियत है। नेता की काबिलियत है कि जिस वर्ग के पास जाए उसकी भावनाओं से जुड़ जाए, उस जैसा हो जाए, क्योंकि उसको समझे। राहुल गांधी जी दिल से बात करते हैं, भावना से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी हजारों भयभीत है। जिस सक्रियता से, जिस तरीके से लोग राहुल गांधी जी को ले रहे हैं अपनेपन के बीच में, सहज तरीके से, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग भयभीत हैं। ये सवाल बार बार देश में उठता है कि साहब राहुल गांधी आधे समय भारत देश से बाहर रहते हैं, कहां रहते ये तलाशा जाता है राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी के पास जब मुद्दों की, विचारों की, कार्यक्रमों के हिसाब से उन पे बात करने की, डिबेट करने की सामर्थ्य नहीं है, तब ये दूसरे मुद्दे लाते हैं जो मुद्दे हैं ही नहीं। ये व्यक्ति का जीवन है। मैं मेरे गांव भी जाता हूं, मैं 15 दिन, छत्तीसगढ़ में 10-12 दिन, तो मेरे निजी काम भी होते हैं, पारिवारिक भी होते हैं, घरेलू काम भी होते हैं, हारी बीमारी का भी हो सकता है। आज तक देश की राजनीति में ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसी में एक लाइन और बीजेपी जोड़ती है
कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारत को बदनाम करते, भारत के खिलाफ वो बयान देते। राहुल गांधी जी उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिस पार्टी के नेताओं ने देश की आज़ादी से पहले भी, देश की आज़ादी में भी और देश आज़ाद होने के बाद में भी उनके नेताओं की शहादत हुई है। एक एक इनके परिवार के 2 लोगों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। ऐसी बातें ऐसे नेता पे और ऐसी पार्टी पर करना शोभा नहीं देता। छत्तीसगढ़ में लौट के आते हैं, दीपक बैज कैसे काम कर रहे हैं? 10 में से कितना नंबर देंगे उन्हें? सक्रिय है, पार्टी के जो कार्यक्रम आ रहे हैं उनको पे और आंदोलन कर रहे हैं। अपनी सक्रियता दिख रही है, आपको जनता पे दिख रही है। 10 में से कितना नंबर देंगे? मैं तो, मेरे पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं तो 10 के 10 ही दूंगा ना। युवा है, आदिवासी है, नौजवान है, संघर्ष कर रहा है, जन प्रयास कर रहा है। राजनीति में प्रयास ही कर सकते हैं प्रतिपक्ष के नेता के रूप में कि जनता के मुद्दे उठाएं। ज्वलंत मुद्दे जो भी दिखाई दे रहे हैं उन पे, छोटा मुद्दा हो बड़ा मुद्दा हो, हर कहीं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दीपक बैज भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, टीएस सिंहदेव जी भी हैं, दूसरे नेता हैं, इवन हमारे सचिन पायलट जी हैं, वो भी सक्रिय रहते हैं। पहला ऐसा मुद्दा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किसी राज्य के प्रभारी के ऊपर कोई ट्वीट किया गया हो, तो ये भय दर्शा रहा है ना सक्रियता का। अच्छा, प्रभारी और प्रभारी सचिव एक ही स्टेट से, कितना बेनिफिट मिलता है आप लोगों को? नहीं, ये बेनिफिट नहीं, मैं पहले से काम कर रहा था, पार्टी ने उनको यहां भेज दिया, ऐसा कोई नहीं है। हमारे 3 हम साथी हैं अखिल भारतीय कांग्रेस, तीनों के कार्यों का वितरण है और हम हमारे क्षेत्र में हमारे नेता को जो भी है हम काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन पे सवाल उठते हैं कि साहब कोऑर्डिनेशन नहीं है। नहीं, सवाल उठा कौन रहा है? हमें तो दिखाई नहीं देता कोऑर्डिनेशन। कल हमारी मीटिंग हुई, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हम हर मुद्दे पे डिबेट करते हैं कि ये काम है, ये किस तरीके से हो। अलग अलग व्यक्तियों के कहने का तरीका अलग हो सकता है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम थोपते नहीं हैं, हम विचार विमर्श करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसमें से कोई अच्छी चीज निकल गया है उसको पार्टी के नेतृत्व के द्वारा उसमें लागू किया जाता है। अभी मीटिंग हुई, उसमें भी कुछ बवाल हुआ इंटरनल, मुझे नहीं पता, आपको शायद पता हो। नहीं, ये बवाल मीडिया ने कहा होगा, हमारे अंदर तो कुछ हुआ नहीं ऐसा बवाल। मैंने कहा मुझे नहीं पता, ऐसा था ही नहीं ना कोई। ये तो क्योंकि वो हमारे प्रभारी महामंत्री आए, हमारे अग्रिम संगठनों से भी मिले, जिला अध्यक्षों से भी मिले, वरिष्ठ नेताओं से भी मिले, तो कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिव भारतीय जनता पार्टी के लोग ढूंढ रहे थे, तो एक नई बात ढूंढी। मैंने कह दिया ना, हम हर मुद्दे पे हमारे नेताओं से विचार लेते हैं कि भाई ये मुद्दे हैं, इन पे आपका क्या विचार है। किसी मुद्दे पे आपके काम करने का तरीका दूसरा हो सकता है, मेरा दूसरा हो सकता है, तीसरे साथी का दूसरा हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, सचिन पायलट बार बार इस बात को कहते हैं कि जिलाध्यक्षों की ताकत को बढ़ाई जाएगी, कैसे, क्या किया जा रहा है? आपने देखा होगा एक पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में भी चल रहा है, बिल्कुल, हरियाणा में भी चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। यह है कि पार्टी नेतृत्व ये मानता है कि किसी भी राजनीतिक संगठन में उसके जिला अध्यक्ष, उसके ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, और विशेषकर जिला और ब्लॉक को यदि हम मजबूत होंगे तो पार्टी के जो कार्यक्रम है, रीति नीति, सिद्धांत और दूसरी पार्टी की विफलताओं को हम इस संगठन के माध्यम से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाई पूर्व में भी, पहले भी हम जाएंगे पीछे, तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की अहमियत बहुत बड़ी होती थी। वो राजनीतिक चुनाव तो नहीं लड़ते थे, किंतु उनकी राय बड़ी महत्वपूर्ण होती थी कि पार्लियामेंट का कैंडिडेट कौन हो सकता है, संभावित विधानसभा का संभावित अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है। तो ये लोकतंत्र में एक अच्छी परंपरा है ना। और दोबारा हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे नेता प्रतिपक्ष देश के राहुल गांधी की सोच है कि डेमोक्रेटिक तरीके से हमारे संगठन को अधिकार देके मजबूत बनाने का काम करें। पहली बार शायद हुआ कि जिला अध्यक्षों से राहुल गांधी ने 1-to-1 बातचीत की? नहीं, पहले भी होता था, बीच में लंबा ब्रेक हुआ और इसमें कई कारण भी रहे, जिसमें कोविड बहुत बड़ा, कोविड ने कई ऐसे हर सिस्टम को मतलब गड़बड़ करने का काम किया, या कहते हैं ब्रेक करने का काम किया। उसके बाद में पहले भी मिलते थे, अब वो नया प्रयोग हो रहा है तो लोगों से मिलते हैं, पहले भी मिलते थे, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने तो यूथ कांग्रेस के लोगों से मिलते हैं। आजकल में उन्होंने आदिवासी प्रतिनिधियों से मुलाकात की? नहीं, आदिवासियों से भी मिले हैं, बैकवर्ड क्लास के लोगों से मिले हैं, अपर कास्ट के लोगों से, हर उस वर्ग से मिलते हैं जिन वर्ग से लोग मिलते भी हैं उनसे,
और वो मुद्दों की आजकल जो जातीय जनगणना के बाद में कल परसों विश्वकर्मा समाज के लोगों से मिले, इससे पहले दूसरे लोगों से मिले, हर उस प्रतिनिधि मंडल से, चाहे वो व्यापारिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, राहुल गांधी जी मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और आने वाले वक्त में हम इनके लिए क्या फैसले करेंगे कि इनके जीवन में परिवर्तन आए, उनकी सोच है। जयपुर सम्मेलन फॉर्मूले को अडॉप्ट करने में क्या दिक्कत हो रहा है? कोई फॉर्मूला कहाँ 50% वाला जो है लागू कर रहे हैं ना, SC ST OBC महिलाएं, जो कांग्रेस के हमारे संगठन में लागू कर रखा है ना उन्हें। आप देखना आने वाले टाइम में आपको अच्छे हर वर्ग के लोग, युवा भी हैं, आप देखिए ना, प्रदेश अध्यक्ष देखे दीपक बैज जी भी हैं, जीतू पटवारी जी भी हैं, हर प्रदेशों में है। तो ये हमारी पार्टी का एजेंडा है कि हर वर्ग को, चाहे सामाजिक वर्ग हो, चाहे आयु के हिसाब से हो, युवाओं को भी देंगे, पिछड़े को भी देंगे, अगड़े को भी देंगे, समान रूप से सबकी भागीदारी हो। ये राहुल गांधी जी की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच। अच्छा, कांग्रेस में ही जब जब समीक्षा होती है संगठन को लेके, तो एक बात अंडरलाइन किया जाता है कि साहब जो संगठन मतलब अनुशासनिक संगठन है, जो अदर उनके आपके स्ट्रक्चर है, चाहे आप यूथ कांग्रेस ले लीजिए, सेवा दल ले लीजिए, वो कंपैरेटिव इतने एक्टिव नहीं है जितने बीजेपी के एक्टिव हैं। बीजेपी के एक्टिव दिखते हैं, है नहीं, क्योंकि जनता के मुद्दे नहीं उठाते हैं, ये दूसरे कोई मुद्दे हैं उन पे बात करते हैं। हमारा कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस का साथी युवाओं के बीच में काम करता है, छात्र संगठन का साथी छात्र संगठन के बीच में काम करता है, हमारे प्रकोष्ठों के साथी हैं जिनका प्रतिनिधित्व वो करते हैं, उनके बीच में काम करते हैं। हम काम करते हैं, ये काम का दिखावा करते हैं, और हमारा उनके दल में क्या होता है उनसे मतलब नहीं है। हम हमारे काम में, हम महात्मा गांधी जी के मानने वाले लोग, अहिंसक लोग, उस सोच से शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में काम करता है। अच्छा, बार बार छत्तीसगढ़ में चर्चा हो रही कि नए PCC चीफ बनेंगे, कितनी सच्चाई है? नहीं, हमारे हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने तो कहा नहीं ये बात। ये समाचार पत्रों की बातें हैं तो ये चलती रहती हैं, और राजनीति में कुछ बातें चलने के लिए भी होती हैं और चलनी भी चाहिए। क्या जानबूझ के चलवाते हैं आप लोग ऐसी बात? कांग्रेस पार्टी के नेता ने किसने कहा? हमारे किसी भी शीर्ष नेतृत्व तो नहीं कहा। हमारे जो बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने इस पर चर्चा नहीं की। ये तो एक मीडिया, मैं तो ये कहूंगा मीडिया के माध्यम से चलती है कि कोई ना कोई न्यूज चलनी चाहिए, इसलिए चला देते हैं। अच्छा, अक्टूबर में संभवतः दीपक बैच के कार्यकाल को 3 साल लगभग पूरे हो जाएंगे। नया PCC अध्यक्ष किस वर्ग से हो? अभी इस पर चर्चा ही कहाँ? आदिवासी प्रदेश है हमारा। अभी तो कोई बात ही नहीं। अब दीपक बैच जी काम कर रहे हैं, अभी तो ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई। कंटिन्यू करेंगे वो? क्या होगा? ये राजनीति काल समय परिस्थिति देखती है। राजनीति सामाजिक रीति, राजनीति हम सक्रियता के आधार पर, कौन पार्टी का नेता किस समय कितनी सक्रियता की जरूरत है, पार्टी को एकजुट रखे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखे, हम संघर्ष करें और छत्तीसगढ़ के आम आदमी के जो मुद्दे हैं उनको हम उठाएं और सामूहिक नेतृत्व के रूप से काम करके छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति दिला करके और आम आदमी के शासन को, जिसमें 36 कौम, सभी धर्म के लोग सामाजिक सद्भाव से रह सके, ऐसी सरकार, कांग्रेस की सरकार लाने का हम प्रयास करें। छत्तीसगढ़ सरकार के 1.5 साल में 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 1-2 नंबर देने में मेरे को जोर आएगा। किसका नंबर दूं? भयभीत है। अब रेलवे स्टेशन से कोई व्यक्ति जाता है, चाहे वो व्यापारी जाता है, वो सुरक्षित पहुंचने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है कि मैं सुरक्षित पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, घर वाले भयभीत रहते हैं। तो क्या ऐसे शासन को हम कोई नंबर दे सकते हैं? विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, 4 बड़े चुनावों में कांग्रेस की हार हुई। पार्टी में, संगठन में बड़ा बदलाव नहीं हुआ। चर्चाएं हुई कि बदलाव होगा। नहीं, अभी देखो, कुछ 11 जिलाध्यक्ष हमने नए दिए हैं, कुछ साथी और भी देखने में फैसले मिलेंगे आपको। संगठन में परिवर्तन निरंतरता है और ये चलता रहता है। कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल की स्थिति है? बिल्कुल अच्छे है ना, सब एकजुटता से। आप देख लो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, राष्ट्रीय महासचिव संगठन वेणुगोपाल जी, हमारे प्रदेश प्रभारी और लोकप्रिय नेताओं में से एक देश के सचिन पायलट जी 7 तारीख को किसान, जवान और संविधान आम सभा करेंगे। ये मुद्दे उठेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और एकजुटता के साथ आप मीटिंग में देखेंगे। और आप देख रहे हो, मुझे तो ऐसी कोई लगता नहीं है। बेहद शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।